नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे फोर्थ पेपर की थर्ड यूनिट, निर्देशन एवं परामर्श कर्मचारी वर्ग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग पर्सनल। पूरी यूनिट एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यूनिट थर्ड, निर्देशन एवं परामर्श कर्मचारी वर्ग। हमें पता है निर्देशन एवं परामर्श समस्या एवं सहायता केंद्रित प्रक्रिया है। जब व्यक्ति को समस्या होती है उसके समाधान के लिए व्यक्ति सहायता लेता है। सहायता यानी कि निर्देशन और परामर्श लेता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य लोगों की सहायता करके समस्या को समाप्त करना है। निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जिन व्यक्तियों का सहयोग लिया जाता है उन्हें ही निर्देशन एवं परामर्श कर्मचारी वर्ग कहते हैं। निर्देशन और परामर्श प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो व्यक्ति सहायता करते हैं, जो सहयोग देते हैं, वो सभी निर्देशन एवं परामर्श कर्मचारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। प्रमुख निर्देशन एवं कर्मचारी वर्ग निम्न है। प्रधानाचार्य, ठीक है, फर्स्ट है प्रधानाचार्य। दूसरा है परामर्शदाता, शिक्षक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक, वार्डन, पुस्तकालय अध्यक्ष, मेडिकल स्टाफ, माता पिता। ये सभी निर्देशन एवं परामर्श कर्मचारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब एक एक के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सपोज आपका क्वेश्चन जैसे आ गया, निर्देशन एवं परामर्श कर्मचारी वर्ग के बारे में विस्तृत में लिखिए, लॉन्ग में लिखिए, तब आप कैसे लिखेंगे। इसके लिए किसी भी आंसर को लिखने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको आंसर में क्या लिखना है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आंसर आपको कैसे लिखना है। जैसे आपका निर्देशन एवं परामर्श कर्मचारी वर्ग के विस्तृत में लिखने को आ गया, तब आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको निर्देशन एवं परामर्श में जो कुछ पता है, उसकी विशेषताएं, प्रकृति, ठीक है, वो सब आपको लिख देना है। इसके बाद आप शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रधानाचार्य के बारे में, प्रिंसिपल। हमें पता है विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श के सारे कार्य प्रधानाचार्य के मार्गदर्शन में ही किए जाते हैं। अतः निर्देशन एवं परामर्श कर्मचारी वर्ग में प्रधानाचार्य विशेष स्थान रखता है। इसमें आपका छोटा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निर्देशन एवं परामर्श दाता के रूप में प्रधानाचार्य की भूमिका लिखिए। तो प्रधानाचार्य की भूमिका के अंतर्गत जो भी प्रधानाचार्य कार्य करता है वो सभी आपको लिख देने हैं। शिक्षा शब्दकोश में लिखा है प्रधानाचार्य विद्यालय का प्रशासनिक प्रमुख एवं व्यावसायिक नेता होता है। अब दूसरा है परामर्शदाता, काउंसलर। तो परामर्शदाता अपने क्षेत्र में दक्ष एवं प्रशिक्षित अनुभवी व्यक्ति होते हैं। जो प्रधानाचार्य होता है उसका तो काम पढ़ाना होता है, निर्देशन देना तो होता नहीं, परामर्श देना तो होता नहीं है। लेकिन जो परामर्शदाता होते हैं वो स्पेशल इसी के लिए होते हैं और सब विद्यालयों में होते भी नहीं हैं। तो परामर्शदाता अपने क्षेत्र में दक्ष एवं प्रशिक्षित अनुभवी व्यक्ति होते हैं जो छात्रों की शैक्षिक, व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान खोजने में उनकी सहायता करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है शिक्षक, टीचर। विद्यालयों में निर्देशन एवं परामर्श संगठन सेवाएं अभी तक सुचारू रूप से नहीं चल सकी हैं। अभी तक परामर्शदाता सब में नहीं है, निर्देशनकर्ता सब में नहीं है। इसीलिए निर्देशन एवं परामर्श का समस्त दायित्व शिक्षकों पर ही है। ठीक है, शिक्षक ही छात्र का मार्गदर्शन करते हैं, निर्देशन देते हैं, ठीक है, परामर्श देते हैं। शिक्षक ही छात्रों की योग्यताओं को जानकर निर्देशन और परामर्श देता है। ठीक है, जैसे इसमें भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शिक्षक की निर्देशन एवं परामर्शदाता के रूप में भूमिका लिखिए। तो शिक्षक जिस तरह से भी छात्र की सहायता करता है वो सब आपको लिख देना है। शिक्षक के कार्य वो सब आपको लिख देना है। नेक्स्ट है हमारा शारीरिक शिक्षा शिक्षक, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन टीचर। निर्देशन एवं परामर्श कर्मचारी वर्ग में शारीरिक शिक्षक भी विशेष स्थान रखते हैं। शारीरिक शिक्षा शिक्षक छात्रों को शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए नियमित व्यायाम, खेलों के अभ्यास आदि के लिए अभिप्रेरित करते हैं। उनको मोटिवेट करते हैं कि आप व्यायाम करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है पुस्तकालय अध्यक्ष, लाइब्रेरियन। पुस्तकालय अध्यक्ष छात्रों के संपर्क में रहकर छात्रों को विषय अध्ययन से संबंधित पुस्तकों की जानकारी देता है। कौन सी नई बुक आई है लाइब्रेरी में, ठीक है, तो उसको आपको पढ़ना चाहिए। अतः पुस्तकालय अध्यक्ष भी निर्देशन एवं परामर्श कर्मचारी वर्ग में महत्वपूर्ण है, विशेष भूमिका अपनी अदा करता है। नेक्स्ट अगले नंबर पर आता है वार्डन। ठीक है, छात्रावास में रहने वाले छात्रों की देख रेख करना। जो हॉस्टल में रहते हैं उसमें आपने सुना होगा वार्डन होता है एक हॉस्टल का। छात्रावास में रहने वाले छात्रों की देख रेख करना और उनकी समस्याओं का निराकरण करना वार्डन का कार्य होता है। छात्रावास के वार्डन निर्देशन करके छात्रों में परस्पर प्रेम, सहयोग की भावना, आत्मविश्वास आदि का विकास करते हैं।
7वें नंबर पर आता है मेडिकल स्टाफ। किस तरह से छात्रों को स्वस्थ रहना है, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन कौन देता है? मेडिकल स्टाफ देता है। छात्रों की स्वास्थ्य समस्याओं को जानना और उनका समाधान करने के लिए मेडिकल स्टाफ जिम्मेदार होते हैं। ये समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण करते हैं। अतः मेडिकल स्टाफ निर्देशन और परामर्श कर्मचारी वर्ग में विशेष भूमिका निभाते हैं। 8वें नंबर पर आता है माता पिता। ठीक है, माता पिता के जितने भी कार्य होते हैं उनमें भी आप डिटेल में लिख सकते हैं। तो निर्देशन और परामर्श कर्मचारियों में सबसे प्रमुख स्थान माता पिता का होता है, क्योंकि माता पिता विद्यार्थी के प्रथम गुरु होते हैं। जो छोटा बच्चा है सबसे पहले उसको जो है अपने माता पिता के साथ रहकर ही सब कुछ सीखता है। तो माता पिता विद्यार्थी के प्रथम गुरु होते हैं। वे अपने बालकों की अंतर्निहित शक्तियों को समझते हैं। माता पिता जानते हैं कि हमारा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, उसको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए। ठीक है, तो माता पिता अपने बालक की अंतर्निहित शक्तियों को समझते हैं, उसके अनुसार ही निर्देशन करते हैं कि बच्चे को किस क्षेत्र में पढ़ाया जाए। ठीक है, किस क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। अब इसके बाद सेकंड टॉपिक आता है विशिष्ट बालकों के निर्देशन एवं परामर्श। ठीक है, विशिष्ट बालकों के लिए निर्देशन एवं परामर्श। इसमें भी आपको कैसे समझना है कि सबसे पहले तो विशिष्ट बालकों की हम बात करेंगे। ठीक है, विशिष्ट बालक का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ एक्सेप्शनल चाइल्ड। तो विशिष्ट बालक दो शब्दों से मिलकर बना है, विशिष्ट और बालक। विशिष्ट का अर्थ होता है विशेष, ऐसा बालक जो सामान्य से अलग हो, यानी कि कुछ विशेष हो। ऐसा बालक जो विशेष हो, सामान्य से अलग हो, औरों से हटके हो। तो जो बालक सामान्य बालकों से अलग होते हैं उन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो चैप्टर कौन सा है? मार्गदर्शन वाला है, परामर्श वाला है, लेकिन फिर भी हम जो है विशिष्ट बालकों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो बालक शॉर्ट में जो बालक सामान्य बालकों से अलग होते हैं उन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं। इनमें कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनकी वजह से ये दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भिन्न लक्षण होने की वजह से ये बालक परिवार, विद्यालय और समाज में समायोजन करने में कठिनाई महसूस करते हैं। ठीक है, जो जैसे एक बच्चा कम सुन रहा है कक्षा में तो वो अच्छी तरह से समायोजन नहीं बना पाएगा, यानी कि टीचर को उसको पढ़ाने में दिक्कत आएगी। होबार्ड एवं ऑरलेंस्की के अनुसार विशिष्ट एक समावेशी पद है, यानी कि उसमें वो सभी बालक आ जाते हैं। समावेशी जो सबका समावेशन कर ले, सबको समन्वित रूप से, जो किसी ऐसे बालक को व्यक्त करता है जिसकी निष्पत्ति मानक से या तो नीचे है या ऊपर इस सीमा तक विचलित होती है, जिसके लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम तैयार करना होता है। विशेष उनके लिए अलग से शिक्षा बनानी पड़े, तो वो सब आ जाते हैं विशेष, जो सामान्य से अलग हो, यानी कि मानक से या तो नीचे हो या मानक से ऊपर हो। विशिष्ट बालकों के प्रकार। तो विशिष्ट बालकों को हम निम्न प्रकार से बांट सकते हैं। प्रमुख रूप से विशिष्ट बालकों को 4 प्रकारों में बांट सकते हैं। बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक, शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक, सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक और संवेगात्मक रूप से विशिष्ट बालक। सबसे पहले देखते हैं बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक, यानी कि बुद्धि क्षमता के आधार पर, इंटेलेक्चुअल एक्सेप्शनल चाइल्ड। बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक वे हैं जिनकी IQ बुद्धि लब्धि, ठीक है, इंटेलिजेंट कोशेंट 70 या उससे कम और 130 या उससे अधिक होती है। हमें पता है टर्मन ने जो IQ टेबल दिया था उसमें उन्होंने बताया कि सामान्य बालकों की IQ कितनी होती है? 90 से 109। ठीक है, अब जो 90 से कम होंगे वो भी आएंगे विशिष्ट बालकों के अंतर्गत। 109 से जो ज़्यादा होंगे वो भी आएंगे विशिष्ट बालक। सामान्य से या तो नीचे हों, मानक से या नीचे हों या मानक से ऊपर हों। तो बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक वे हैं जिनकी आयु की बुद्धि लब्धि 70 या उससे कम और 130 या उससे अधिक होती है। अब देखो, विशिष्ट बालक आपका एक अलग से चैप्टर है, इसमें आपका लॉन्ग में क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले तो डिटेल में विशिष्ट बालक के बारे में ही लिख देना है। लेकिन यहाँ पर हम जो देख रहे हैं विशिष्ट बालकों की, वो तो शॉर्ट में बात कर रहे हैं। बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक वे हैं जिनकी IQ 70 या उससे कम और 130 या उससे अधिक होती है। ये बालक सामान्य बालकों से बौद्धिक क्षमताओं में भिन्न होते हैं। या तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे, वो भी विशिष्ट हैं। जो प्रतिभाशाली बालक हैं वो भी विशिष्ट बालक हैं। या तो वो हैं जो बहुत देर में सीख पाते हैं। ठीक है, सामान्य से अलग होने चाहिए, उन्हें हम क्या कहेंगे? विशिष्ट बालक कहेंगे। बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालकों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। प्रतिभाशाली बालक यानी कि मेधावी बालक, दूसरे नंबर पर पिछड़े बालक, तीसरे नंबर पर मानसिक तौर पर या मंदित बालक, चौथे है सृजनात्मक बालक। ठीक है, तो प्रतिभाशाली जिनकी IQ 130
और जो टर्मन ने IQ टेबल दिया था उसमें 140 उन्होंने बताया है, ठीक है। तो आपको केवल समझना है सामान्य से जो ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। पिछड़े बालक जो किसी कारणवश पिछड़ जाते हैं। इसी तरह मानसिक तौर पर जो सीखने में कमज़ोर हैं, सृजनात्मक बालक, क्रिएटिव, जिनमें कुछ क्रिएटिव ऐसी प्रतिभा हो। अब इसके बाद दूसरा तरीका आता है शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक, यानी कि शारीरिक रूप से वो अलग हों। फिजिकली एक्सेप्शनल चाइल्ड, वे बालक जो शारीरिक दोषों के कारण सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक कहलाते हैं। जैसे कि दृष्टि विकलांग बालक, यानी कि जिनको देखने में समस्या है। बाड़ी विकलांग बालक जो बोलने में अक्षम है। श्रवण अक्षम बालक, यानी कि सुनने में समस्या है। इस और जो चौथा है अपंग बालक, यानी कि जो दुर्घटना के कारण किसी तरह से जिनका हाथ या पैर नहीं है, तो वो होते हैं अपंग बालक। ये आते हैं शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक। अब तीसरा है सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक, सोशली एक्सेप्शनल चाइल्ड, सोशली, ठीक है। वे बालक जो सामाजिक विचारों, मान्यताओं, परंपराओं और मूल्यों के प्रति घृणा रखते हैं, यानी कि सामाजिक रूप से जो समायोजन नहीं बिठा पाते, वो आते हैं सामाजिक रूप से विशिष्ट बालकों के अंतर्गत। वे बालक जो सामाजिक विचारों, मान्यताओं, परंपराओं और मूल्यों के प्रति घृणा एवं विद्रोह की भावना रखते हैं और समाज में अच्छी तरह से समायोजन नहीं बिठा पाते, वे सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक कहलाते हैं, जिनके प्रमुख प्रकार निम्न हैं। सबसे पहला है अपराधी बालक, ठीक है। अपराधी का मतलब क्या है? जो अपराध करे, यानी कि जो समाज विरोधी प्रवृत्ति अपनाए, जो सामाजिक मूल्यों को ना माने, जो हमारे नियम हैं उनको ना माने, जैसे कि झूठ बोलना, चोरी करना, नशा करना, बिना टिकट के यात्रा करे, ये सभी आते हैं अपराधी बालक। इसके बाद दूसरा है समस्यात्मक बालक, तो जो अपने माता पिता के साथ समस्या पैदा करे, अपने व्यवहार से, विद्यालय में तो शिक्षकों के साथ, ठीक है, प्रधानाध्यापक के साथ समस्या पैदा करे, वो होते हैं समस्यात्मक बालक। और तीसरा है वंचित बालक, मतलब क्या है? जो हमारा समाज है, कहीं कहीं पर तो बहुत ज़्यादा उन्नति हो गई है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसे हैं जिनको आधुनिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, यानी कि जो आधुनिक सुविधाओं से वंचित हैं, उसके कारण वो पढ़ने में पिछड़ गए हैं, तो वो आते हैं वंचित बालकों के अंतर्गत। और चौथा प्रकार आता है संवेगात्मक रूप से विशिष्ट बालक, इमोशनली एक्सेप्शनल चाइल्ड। ऐसे बालक जो अपनी भावनाओं एवं संवेगों पर नियंत्रण रखने में असमर्थ होते हैं, संवेगात्मक रूप से विशिष्ट बालक कहलाते हैं, यानी कि जो जल्दी रोने लगे या जल्दी हंसने लगे। संवेगिक रूप से अस्थिर बालक क्या कहलाते हैं? संवेगात्मक रूप से विशिष्ट हैं, ठीक है। अब जो है हमने विशिष्ट बालकों के बारे में शॉर्ट में बात कर ली। अब विशिष्ट बालकों की शिक्षा और समायोजन किस तरह से करेंगे, इसके लिए निर्देशन और परामर्श। तो विशिष्ट बालकों की शिक्षा और समायोजन के लिए निम्न निर्देशन और परामर्श दिया जा सकता है। किस तरह से उनकी शिक्षा हो, किस तरह से शैक्षिक व्यवस्था विशिष्ट बालकों की चले, उसके लिए निर्देशन और परामर्श। सबसे पहले विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की जाए। ऐसे विद्यालय जो सामान्य विद्यालयों से विशिष्ट हों, यानी कि उनमें जो उन्हें साधन चाहिए, ठीक है, जैसे विकलांग बच्चों का विद्यालय है तो उसमें रैंप वगैरह कंपलसरी होने चाहिए, ठीक है। अब तो सामान्य विद्यालयों में भी हैं। तो विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की जाए जिसमें वो सभी उपकरण हों जिनकी ज़रूरत है, प्रशिक्षित टीचर भी उसमें हों। शैक्षिक प्रक्रिया छोटे समूहों में चलाई जाए। जब बच्चे विशिष्ट बालक हैं, ठीक है, सुन नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, तो उनकी कक्षा छोटी होनी चाहिए सामान्य बालकों की अपेक्षा। नेक्स्ट है आधुनिक और विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए। जैसे कि जो बच्चे देख नहीं पाते हैं तो उनके लिए ब्रेल लिपि का उपयोग गया, ठीक है। अगला क्या है? इन बालकों के विद्यालयों में विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। एक साधारण टीचर नहीं पढ़ा पाता, जैसे हम सिंपल सामान्य टीचर हैं तो हमारी जो बीएड होती है वो उनकी अलग होती है, उनकी स्पेशल बीएड होती है जो विशिष्ट बालकों को पढ़ाने के लिए टीचर बनते हैं। ऐसे बालकों के विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में आधुनिक संसाधनों की व्यवस्था की जाए, जैसे कि ग्रामोफोन, रेडियो, एलईडी टीवी, ठीक है। इसके बाद सामाजिक रूप से पिछड़े बालकों के पारिवारिक वातावरण में सुधार किया जाए। जो सामाजिक रूप से पिछड़े बालक हैं, यानी कि जो अपराधी बालक हैं, वंचित बालक हैं, उनकी जो पारिवारिक समस्याएं हैं उनको सुधारा जाए, उनके माता पिता से संपर्क करके। ऐसे बालकों के लिए विद्यालय का वातावरण आकर्षक बनाया जाए ताकि उनमें ऐसे
बालक स्वयं पढ़ने के लिए आकर्षित हों, जो मंदबुद्धि हैं, पहले से ही उनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो उनके लिए विद्यालय ऐसा हो आकर्षक बनाया जाए, यानी कि पढ़ने में उनकी रुचि जागृत की जाए। नेक्स्ट है विद्यालयों के शिक्षकों का व्यवहार इन बालकों के लिए स्नेहपूर्ण होना चाहिए। जैसे कि संवेगात्मक रूप से जो विशिष्ट बालक हैं वो जरा सी बात पे रोने लगेंगे, तो उनके लिए जो शिक्षक हैं उनका व्यवहार स्नेहपूर्ण होना चाहिए, प्रेमपूर्ण होना चाहिए। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है समूह गतिशीलता, ग्रुप डायनेमिक्स, यूनिट 3 का। ठीक है, तो समूह गतिशीलता दो शब्दों से बना है, समूह और गतिशीलता। ग्रुप डायनेमिक्स यानी कि ग्रुप और डायनेमिक्स से मिलकर बना है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो ग्रुप दो या दो से अधिक व्यक्तियों का सामाजिक संगठन है। ठीक है, जब भी हम दो व्यक्ति मिल जाते हैं यानी कि हम समाज बना देते हैं। ऐसे जो दो व्यक्ति जो आपस में भाव विचारों का आदान प्रदान करें, यही समाज की परिभाषा है। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का सामाजिक संगठन जो समान उद्देश्यों और मूल्यों के साथ संबंध रखते हैं। जो भी ग्रुप के सदस्य हैं उनके उद्देश्य समान होते हैं। ठीक है, समूह कहलाता है। अब गतिशीलता का मतलब क्या है? डायनेमिक्स, जब कुछ व्यक्ति एक समूह बनाकर पारस्परिक अंतःक्रिया करते हैं, यानी कि समूह में मिलते हैं जब कुछ व्यक्ति, तो उनमें गतिशीलता, एक दूसरे को समझने की जो भावना होती है बढ़ती है, यानी कि वो एक उद्देश्य को लेकर गतिशील हो जाते हैं कि हमें ऐसा लक्ष्य प्राप्त करना है। ठीक है, पूरा विद्यालय एक समूह होता है, उसमें भी हमें बहुत सारे समूह देखने को मिलते हैं। सिंपल सी बात है। समूह गतिशीलता का उद्देश्य ये है कि कोई समूह कैसे बनता है, उसकी संरचना क्या है, समूह के बीच अंतःक्रिया को संचालित करने वाली शक्ति कौन सी है आदि का पता लगाना है। ठीक है, जो समूह के लक्ष्यों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें जागृत करती है, होती है समूह गतिशीलता का कार्य। इसके बाद समूह गतिशीलता की विशेषताएं। ठीक है, पहली विशेषता क्या है? ये सभी प्रकार के समूहों, संगठनों, संस्थाओं के सदस्यों में पाई जाती है। ठीक है, समूह गतिशीलता यानी कि सहयोग की भावना, समूह को आगे बढ़ाने की भावना, ये सभी प्रकार के समूहों, संगठनों, संस्थाओं के सदस्यों में पाई जाती है। ये समूह के सदस्यों के मध्य अंतःक्रिया है। नेक्स्ट है, प्रत्येक कक्षा के हर सदस्य में व्यक्तिगत विभिन्नता को बताती है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर कैसे समूह बनेगा। समूह के हर सदस्य की अलग अलग रुचियां होती हैं, ये हमें समूह गतिशीलता बताती है। ये सभी प्रकार के समूहों औपचारिक और अनौपचारिक में पाई जाती है। औपचारिक का मतलब क्या है कि ऐसे समूह जो कुछ उद्देश्यों को सामने लेकर बनाए जाए, और अनौपचारिक का मतलब है एट रैंडम में जो बन गए हैं। नेक्स्ट है, समूह के सदस्यों को स्वतंत्रता मिलने पर समूह गतिशीलता बढ़ती है। जब समूह के सदस्य फ्रीडम उनको दे दी जाती है तो वो जल्दी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। यानी कि जो डायनेमिक्स है ग्रुप की, जो एक तरह से कह सकते हैं हम क्रियाशीलता। ठीक है, समूह गतिशीलता को कह सकते हैं कि ग्रुप की क्रियाशीलता वो बढ़ती है। ये सहयोग की भावना का विकास करती है। आपस में जो समूह के सदस्य होते हैं उनमें सहयोग की भावना का विकास करती है। अब समूह गतिशीलता से आपका जो भी क्वेश्चन आ जाए आपको ये पूरा लिख देना है। ठीक है, कोई भी गलत नहीं कर सकता। अगर आप इन रिटन नोट्स का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा 4th पेपर पर जितनी भी वीडियो बनी है उन सब की आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।